पदाधिकारी यानी कि ऑफिस बेरर्स का जिम्मेदारी क्या क्या हो सकता है, तो उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत हम नज़र डालेंगे। तो इसमें भी हमने यहाँ पे 3 लोगों का बारे में लिखे हैं और बाकी 2 लोगों के बारे में हमें बताएंगे। ठीक है, जो पदाधिकारियों में, जब पदाधिकारी कोई भी ग्राम संगठन में पदाधिकारी कम से कम 3 रहना जरूरी है। ठीक है, तो आप 3 से कम पदाधिकारी को नहीं रख सकते हैं ग्राम संगठन में। ठीक है, वो 3 कौन होना चाहिए? अगर आप 3 ही ग्राम संगठन में 3 लोगों को ही पदाधिकारी बनाना चाहते हैं तो वो जरूर आप अध्यक्ष का चुनाव करना पड़ता है और सचिव का, तीसरा कोषाध्यक्ष का, ये तो जरूर बनाने वाले हैं, रहने वाले लोग हैं। और 5 लोगों का, ज़्यादातर लोग जो है 5 लोगों को पदाधिकारी बना रहा है। अगर 5 बनाना है तो अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष का और सचिव के साथ साथ उप सचिव का भी हम बना देंगे, कोषाध्यक्ष वैसे भी रहेगा। कुल मिला के 5 पदाधिकारी रहते हैं। लेकिन आपका जो एसएचजी का नंबर 10 से कम रहता है, जो चैलेंजिंग एरिया के बारे में हम बात किए हैं, वहाँ पे आप सिर्फ 3 लोगों को पदाधिकारी बनाना चाहिए। 5 को बनाने का जरूरत नहीं है, 3 को बनाइए। अगर 10 से ज़्यादा समूह आपका ग्राम संगठन में जुड़े हैं तो आप 5 लोगों को पदाधिकारी बनाना पड़ता है। ठीक है, तो देखते हैं अभी ये अध्यक्ष और सचिव और कोषाध्यक्ष का जिम्मेदारी यानी कि पदाधिकारी का जिम्मेदारी ग्राम संगठन में क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले बैठकों का अध्यक्षता करना। ग्राम संगठन जो भी बैठक आमंत्रण करता है, वो जीबी मीटिंग हो या ईसी मीटिंग हो या ओबी मीटिंग हो या सब कमिटी रिव्यू करने के लिए मीटिंग हो या कोई स्पेशल मीटिंग हो, जो भी मीटिंग हो ग्राम संगठन में होता है तो अवश्य ग्राम संगठन का अध्यक्ष ही उसको अध्यक्षता करना चाहिए। ठीक है, हाँ, अगर वो नहीं है तो वो अलग बात है, हम बात करेंगे। जब तक ग्राम संगठन का अध्यक्ष है तो सब तरह की, हर प्रकार की बैठक का अध्यक्षता करना इसका जिम्मेदारी है, बैठक का अध्यक्षता करना। ठीक है, ये। और दूसरा, प्रतिनिधित्व करना, रिप्रेजेंट बनके, यानी कि ग्राम संगठन की प्रतिनिधि बनके, या कभी क्लस्टर फेडरेशन में अगर भाग लेना है तो ग्राम संगठन की प्रतिनिधि बन के वहाँ जाते हैं। कोई विकास खंड में कोई बैठक होता है तो वहाँ पे ग्राम संगठन का प्रतिनिधि बन के जाता है। जिले में कोई बैठक होता है वहाँ पे जाता है। कहीं पे भी अगर ग्राम संगठन का बुलावा आते हैं, ग्राम संगठन का भागीदारी के लिए, कोई भी सरकारी या गैर सरकारी कोई भी संस्था या कोई भी किसी की माध्यम से अगर बुलावा आते हैं, ग्राम संगठन को आते हैं, संगठन को बुलाते हैं लोग, तब उसका रिप्रेजेंटेटिव बनके, उसका प्रतिनिधि बनके, उसका प्रतिनिधित्व करना अध्यक्ष जी का जिम्मेदारी है। ठीक है, एक है वो खुद अध्यक्षता करना है हर प्रकार की बैठक में, और दूसरा प्रतिनिधित्व करना है कोई भी बैठक में जो आदर्श ग्राम संगठन का, जो नहीं तो कोई भी नाम कोई भी हो ग्राम संगठन का, उस ग्राम संगठन का प्रतिनिधि बन के जाना है और वहाँ पे भाग लेना है। ठीक है, ये दूसरी जिम्मेदारी है अध्यक्ष जी का। और तीसरा है बैंक खाता की सह संचालन, यानी कि हम बात किए हैं कि जो बैंक में ग्राम संगठन की नाम के ऊपर एक बचत खाता खोलना जरूरी है। वो खाता खोलने के बाद वो खाता संचालन के लिए 3 लोगों का नामांकन, यानी कि 3 लोगों का नाम पहले तय करके ग्राम संगठन अपना प्रस्ताव में लिख के भेजते हैं। वो कौन है? अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष। ये 3 पद में जो भी महिला रहते हैं, ये 3 पद में जो भी महिला रहता है वो महिला जरूर ये बैंक लेन देन में हस्ताक्षर, मतलब जरूर उनका सिग्नेचर, जॉइंट सिग्नेचर हम बोलते हैं, वो सिग्नेचर करना पड़ता है। उसमें कंपलसरी 3 लोग रहते हैं, 3 में 2 लोगों का सिग्नेचर कंपलसरी होता है। वो 2 में प्रेसिडेंट का सिग्नेचर कंपलसरी करना
जरूरी है। इसीलिए जो भी बैंक ट्रांजैक्शन में इसका हस्ताक्षर का ज़रूरत पड़ता है, इसलिए वो हस्ताक्षर करना भी जरूरी है, ये भी इसका जिम्मेदारी है। खाते का संचालन, कितना भी खाता खोलो ग्राम संगठन के नाम से, खाते में की संचालन करना, उसका सिग्नेचर वगैरह करना अध्यक्ष का जिम्मेदारी है। और मुकदमा दायर करना या किया जाना, सू टू बी सूट, यानी कि कोई भी व्यक्ति अदालत में जाते हैं हमारा ग्राम संगठन के ऊपर, जो भी है हमको पता नहीं है, भविष्य में कोई भी जाने का हक है, हक अधिकार सब लोगों को न्यायालय में जाने का हक है। अगर वो हक है तो वो लोग क्या करते हैं, ग्राम संगठन के ऊपर जो भी मुकदमा दायरा करते हैं, तब क्या करते हैं, अगर वो मुकदमा लड़ने के लिए जो ग्राम संगठन की प्रतिनिधि बन के जाना पड़ता है। ठीक है, मैं अदालत में क्यों जाना, ऐसा नहीं है। ग्राम संगठन मतलब ग्राम संगठन का अध्यक्ष ही ग्राम संगठन की तरफ से जाना पड़ता है, मुकदमा लड़ना पड़ता है, ये एक बात है। दूसरा, अगर किसी के ऊपर मुकदमा डालना है, मतलब हम अदालत में केस डालना है, कोई हमारा ग्राम संगठन से कोई MOU किया है, उसको पालन नहीं कर रहा है, नहीं तो कोई आके हमारा ग्राम संगठन का बैठक को खराब किया है, नहीं तो कोई हमारा जो मेंबर के ऊपर कोई ऐसी हिंसा किया है, नहीं कोई भी हो सकता है इश्यू। जो वो जब उस टाइम में ग्राम संगठन की दौरान अगर कोई अदालत में जाना है तो कोई केस डालना पड़ता है, तो ज़रूर उसका काम ये अपनी नाम की नामांकन के द्वारा अपना हस्ताक्षर करके वो अदालत या पुलिस थाना कहीं पे भी हो जाना पड़ता है, वो भी एक जिम्मेदारी है। और जो नेक्स्ट जो है, सभी कानूनी दस्तावेज पे हस्ताक्षर करना, यानी कि जो बैला बनाते हैं उसके ऊपर भी हर पेज पे सिग्नेचर करने का ज़रूरत पड़ता है। और जो रिपोर्ट बनाते हैं, जो हमारा जो ऑफिस में भेजने का, नहीं तो जो उच्च स्तर पर जो बने हुए संगठन में भेजने के लिए, नहीं तो कभी कभी सरकार को भेजने के लिए, नहीं कभी कभी कोई दूसरा संस्था को भेजने के लिए, हम जो भी ग्राम संगठन रिपोर्ट्स बनाते हैं वो दो तरह की, एक है कानूनी में, मतलब जो रजिस्ट्रार ऑफिस में देने वाले कानूनी चीज़ है, नहीं तो जो कोऑपरेटिव अधिकारी को देने वाले होता है, जो भी पुलिस थाना, जो भी कानूनी संबंधित चीज़ें की पेपर्स जो रहता है, वो सब पेपर्स के ऊपर भी हस्ताक्षर करना जरूरी है। और गैर कानूनी दस्तावेज, प्रोग्रेस रिपोर्ट हो, जो भी डाटा शीट्स हो, जो भी हो, अपना ग्राम संगठन के नाम से जो भी इंफॉर्मेशन हम भेजते हैं उसमें भी सिग्नेचर करने का ज़रूरत पड़ता है। स्पेशली कानूनी संबंधित विषयों पे अध्यक्ष जी का साइन का ज़रूरत पड़ता है। ये मुख्य तौर पर अध्यक्ष करने वाले काम हैं। और एजेंडा, अगर हम बैठक के बारे में बात करते हैं तब विस्तार से हम बात करते हैं, तो एजेंडा तैयार करना, बहुत सारे चीज़ों को फैसिलिटेट करना और बहुत सारे लोगों को समीक्षा करना, ऐसा अलग अलग तरीके की जो काम करता है, लेकिन मुख्य तौर पर ये काम अध्यक्ष जी करना पड़ता है। ये एक पहचान बन के, अपना ग्राम संगठन की पहचान बन के ये अध्यक्ष काम करना पड़ता है। ठीक है, ये सारे जिम्मेदारियाँ निभाने में उसको सहायता करने के लिए उपाध्यक्ष रहता है, जो अध्यक्ष जी को डे टू डे काम में सपोर्ट करता है। और उपाध्यक्ष जी इसके साथ साथ कोई ना कोई उपसमिति का मेंबर भी बन सकते हैं, और उपसमिति का कामकाज रिव्यू करने के लिए भी उनको अधिकार दिया जाता है, और वो वैसे काम करते हैं। और जब अध्यक्ष जी गैरहाजिर होता है तो अध्यक्ष जी की अगर ना रहने की समय पे अध्यक्षता करने का जिम्मेदारी भी उपाध्यक्ष को रहता है कोई भी बैठक में, और साइन भी सारे जो एक्सेप्ट जो बैंक सिग्नेचर और लीगल डॉक्यूमेंट्स को छोड़ के बाकी सब जगह जहाँ पे अध्यक्ष जी गैरहाजिर होता है कोई कारणवश, तब उपाध्यक्ष जी पूरा अध्यक्ष जी का जिम्मेदारी निभाना है। और डे टू डे हर दिन का जो काम में अध्यक्ष जी जो भी काम दिया जाता है उपाध्यक्ष जी को, हर तरह की काम करना पड़ता है उपाध्यक्ष जी। समझ गए बात को? ठीक है, अभी आगे बढ़ेंगे। जो सचिव यानी कि जनरल सेक्रेटरी, सचिव जी को बहुत इम्पोर्टेंट जिम्मेदारियां हैं। उसमें देखा जाए तो बैठकों का बुलावा,
मतलब जो साल भर में एक बार या 2 बार या 3 बार जितने भी होता है, क्वार्टरली या हाफ ईयरली या एनुअली जो कंडक्ट करने वाले अपनी नियम के अनुसार जो कंडक्ट करते हैं, उसका ऐसा जो जीबी मीटिंग को बुलावा करना, उसका तैयारी वगैरह, और महीने में 1 बार या 2 बार नियम के अनुसार जो ईसी का बैठक होता है उसका भी पूरा तैयार बैठक बुलाना ये सचिव का जिम्मेदारी है। और दूसरा है पुस्तक की रखरखाव सही से करना चाहिए, मतलब रिकॉर्ड्स हमने बताया ईसी का जिम्मेदारी या बताया, और ईसी ओबी को जिम्मेदारी देता है। तो क्योंकि ईसी सदस्य हर रोज़ ऑफिस में आता नहीं है, इसीलिए तो इनका जिम्मेदारी वो ऑफिस बेरर को दिया जाता है। इसमें सेक्रेटरी को यानी कि सचिव को जिम्मेदारी है पुस्तक की रखरखाव सही से करना चाहिए, उनका कस्टडी में ये पुस्तक रहना चाहिए। और संपत्ति मतलब हमारा आपका गांव की ग्राम संगठन का जो भी संपत्ति, अलमारा हो, दरी हो, फैन हो या व्हाइट बोर्ड हो, मार्कर हो, जो भी स्टेशनरी हो, और जो भी संपत्ति टारपालिन्स हो, जो भी वहाँ की एक्टिविटीज़ के हिसाब से बहुत सारे संपत्ति हो सकता है ग्राम संगठन का, वो पूरा संपत्ति का भी रखरखाव और पुस्तकों का रखरखाव सिर्फ कस्टडी में रखना का जिम्मेदारी सचिव यानी कि जनरल सेक्रेटरी के ऊपर रहता है। और निधि प्रबंधन यानी कि फंड मैनेजमेंट या फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फंड को सही तरीका से मैनेज करना चाहिए। किस चीज़ के लिए कितना फंड मिला है वो उसी चीज़ के लिए जाना चाहिए, और कहाँ से कितना फंड हमको रिसीट होना है वो अगर नहीं हुआ तो उसके बारे में चर्चा करना है। यानी कि जिस उद्देश्य के लिए वो फंड आया उसी उद्देश्य के लिए काम करना है। और जो हमारा आर्थिक या वित्तीय नियम जो हम बात करेंगे आगे जो एपिसोड में, जो वित्तीय नियम जो बने हैं वो वित्तीय नियम के हिसाब से फंड का प्रबंधन यानी कि निधि का प्रबंधन करना भी सेक्रेटरी का जिम्मेदारी बनता है। और जो कर्मचारी का नियुक्ति, कर्मचारी कितना कर्मचारी को लेना है वो वगैरह वगैरह चीज़ें जनरल बॉडी में फैसला होता है, लेकिन उसको लागू करने के लिए जो कर्मचारी का नियुक्ति पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, नियुक्ति प्रोसेस और उनका जॉब चार्ट तैयारी और उनका कामकाज के ऊपर निगरानी और उनका परफॉर्मेंस के ऊपर निगरानी समीक्षा करना और उनका सैलरी वगैरह ये करना, उनका परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स तैयार करना, ये सब चीज़ें कर्मचारी के बारे में उसका और उन लोगों का मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन के बारे में जिम्मेदारी पूरा सेक्रेटरी के ऊपर यानी कि सचिव के ऊपर रहता है। और कार्यकर्ताओं का नियंत्रण यानी कि बहुत अलग अलग तरीके के कार्यकर्ता, कृषि मित्रा, पशु मित्रा, मतलब स्वास्थ्य सखी, अलग अलग तरीके की सखी या आईसीआरपी, समूह सखी, एक्टिव विमेन करके बहुत अलग अलग तरीके की जो कार्यकर्ता ग्राम संगठन में के अंदर काम करता होगा, उन लोगों का नियंत्रण मतलब वो लोग कहाँ जा रहे हैं, कौन सा काम के लिए जा रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कैसे कर रहा है, उसका प्रभाव क्या है, वो सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे, वगैरह वगैरह सारे पूरे जानकारी लेना है और उन लोगों का एक अच्छी तरीक़ा से नियंत्रण करने का जो जिम्मेदारी सचिव को पड़ता है। ये सारे चीज़ों में कर्मचारी का नियुक्ति और प्रबंधन और कार्यकर्ताओं का नियुक्ति प्रबंधन ये पूरा अध्यक्ष जी का मैनेजमेंट में अध्यक्ष जी की नॉलेज में रहता है और अध्यक्ष जी का सोच विचार से ये पूरा जिम्मेदारी सचिव करता है, लेकिन ये करना सचिव का फर्ज बनता है। और पत्र व्यवहार मतलब जो भी करस्पॉन्डेंस लेखा जोखा यानी कि ग्राम संगठन के दौरान जो भी संस्था को या व्यक्ति को या अधिकारी को कोई भी जानकारी जाना है तो वो जानकारी सचिव के दौरान जाते हैं। और मीटिंग का बुलावा हो या मीटिंग कैंसिलेशन का हो या एजेंडा का हो या मतदान का हो या कोई जानकारी, जो भी जानकारी ग्राम संगठन के थ्रू सदस्यों को और या अन्य व्यक्तियों को और अन्य संस्थाओं को जाते हैं वो पूरा सचिव की माध्यम से जाते हैं। ये सचिव का जिम्मेदारी बनता है। ये है मोटा मोटा सचिव का जिम्मेदारी। जैसा मैंने यहाँ पे अध्यक्ष जी के और उपाध्यक्ष जी के भी बताया, यहाँ पे भी सह सचिव रहता है जो सचिव को सपोर्ट करने के लिए इन सारे चीज़ों में सह सचिव रहता है। ये सह सचिव भी पूरा सचिव को हर एक काम में सचिव की जिम्मेदारी निभाने में सचिव को संपूर्ण सहायता देना है। जो भी काम सचिव बोलते हैं वो काम सह सचिव करना चाहिए और वो भी एक कमेटी का चेयरमैन यानी कि सब कमेटी का अध्यक्ष बन सकते हैं और वो जरूर सीबीआरएम कमेटी का मेंबर बन सकते हैं। और ऐसा और जब अगर
ये एक है सचिव का अपना पूरा जिम्मेदारी निभाने में सहायता करना और दूसरा अलग अलग काम करना। और जब सचिव नहीं रहते हैं, मतलब गैर हाजिरी है कोई कारणवश, तब पूरा सचिव का काम करना सह सचिव का जिम्मेदारी बनता है। एक है सपोर्ट, पूरा एक्टिविटी में सचिव को सपोर्ट करना। दूसरा जब सचिव नहीं है तो पूरा सचिव का काम अपने ऊपर लेके अपना जिम्मेदारी निभाना सह सचिव का। इनके अलावा और भी काम कुछ सह सचिव ऑफिस में जो अध्यक्ष और सचिव के द्वारा जो मिलता है वो करना पड़ता है। ये है सह सचिव का भी जिम्मेदारियां। अगर हम देखा जाए तो कोषाध्यक्ष यानी कि ट्रेजरर, ये ट्रेजरर यानी कि इसमें ये सचिव में और एक पॉइंट है, ये बैंक खाते में 3 लोगों के बारे में हमने बात किया था, ये भी जॉइंट सिग्नेटरी यानी कि अध्यक्ष और सचिव भी बैंक खाते में एक को सिग्नेटरी जैसा रहता है, ये भी सिग्नेचर करना पड़ता है, जरूर करना भी है। और तीसरा जो है कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष का ज़्यादातर उनका जो जिम्मेदारी ये बनता है वित्तीय लेन देन यानी कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो भी रिसीट्स एंड पेमेंट्स होता है बैठक में या जो ईसी का निर्णय या ओबी का निर्णय के हिसाब से जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है लेना देना, वो सब के बारे में जिम्मेदारी इन्हीं का है। हर एक ट्रांजैक्शन कोषाध्यक्ष की जानकारी में रहना चाहिए, वो जिम्मेदार भी रहना चाहिए। कौन सा ट्रांजैक्शन क्यों हुआ, कैसा हुआ, उसका जो संबंधित जो प्रस्ताव कहाँ पे है, वो किस आधार पर वो ट्रांजैक्शन किया है, वो सारी चीज़ के जानकारी जब चाहे तब ऑफिस बेरर्स को या एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स को देने का जिम्मेदारी इनका है। इसीलिए हर एक ट्रांजैक्शन के ऊपर जिम्मेदारी इनके पास है। और बैंक खाते का लेन देन, अगर एक हा या दो या कितने भी खाते हो सकता है, लेकिन हर खाते का जो बैंक खाते में जो भी लेन देन हुआ, जो भी रिसीट है, जो भी पेमेंट है खाते में, हर एक एंट्री फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो बैंक खाते में हुआ है अपना ग्राम संगठन के नाम से जो खुला हुआ खाते में, उसका पूरा ट्रांजैक्शन के बारे में भी जानकारी, इनका बिना जानकारी वो कुछ नहीं हुआ होना चाहिए। अगर कुछ हुआ तो इनका गलती माना जाएगा। तो पूरा संपूर्ण अधिकार कोषाध्यक्ष को ये पूरे ट्रांजैक्शन बैंक खाते में जो होता है उसका बारे में जानना, उसका बारे में पता करना और उसके बारे में जिम्मेदारी लेना, ये एक कोषाध्यक्ष का और एक जिम्मेदारी है। और जो तीसरा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, हर बैठक में रिसीट्स एंड पेमेंट्स एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर की स्टेटमेंट बनवाना, नहीं तो बनना या बनवाना कोई कार्यकर्ता या वीओए या बुक कीपर की सहायता से, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वहाँ पे उनकी सहायता लेते हुए रिसीट एंड पेमेंट, वो जिस महीने में जो बैठक हो रहा है पिछला महीने का जो भी रिसीट एंड पेमेंट है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर है वो तैयार करके अध्यक्ष जी की अनुमति से सबको समझाना और कोई उसमें डाउट वगैरह है तो उन लोगों को समझाना समझाने का जो जिम्मेदारी है कोषाध्यक्ष जी का है। और ऑडिट में सहायता, एनुअल ऑडिटर का जो चुनाव और उनका नियुक्ति जनरल बॉडी के द्वारा होता है, लेकिन वो ऑडिटर जब वास्तव में ऑडिट करने के लिए जब ग्राम संगठन पहुंचते हैं तब उनको पूरा ऑडिट करने में पूरा पुस्तक उपलब्ध कराना और ईच एंड एवरी और प्रत्येक जो ट्रांजैक्शन जो बैंक खाते में हुए हैं और वीवो की पुस्तक में जो भी ट्रांजैक्शन है वो सारी ट्रांजैक्शंस के बारे में उनको ऑडिटर को समझाना, बताना, एक्सप्लेनेशन देना और वैसा सहायता करते हुए ऑडिट अच्छी तरीक़ा से कंप्लीट होने के लिए मदद करना इसका जिम्मेदारी बनता है। और जो अंत में ये भी एक जैसा अध्यक्ष और सचिव एक बैंक खाते में एक सिग्नेटरी है, वैसा जो कोषाध्यक्ष भी बैंक खाते में एक जॉइंट सिग्नेटरी है, ये इनका भी सिग्नेचर का जरूरत पड़ता है। इसीलिए और ये इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी है कोषाध्यक्ष के लिए। लेकिन जब अध्यक्ष और सचिव यानी कि ईसी के दौरान जो भी एक्स्ट्रा जो भी अलग जिम्मेदारी मिलता है वो उसको निभाना ही पड़ता है। ना केवल कोषाध्यक्ष या सचिव या सहसचिव, अध्यक्ष, उप सचिव, ये सब लोग अपना अपना जो जिम्मेदारी करते हुए और जो भी ईसी के दौरान कोई स्पेशल जिम्मेदारियां दिया जाता है उसको पालन करना
लोगों का जिम्मेदारी बनता है। ये पांच लोग एक हाथ में 5 उंगली जैसा मिलके काम करके, इसमें अगर देखा जाए तो हमको अगर देखे तो एक छोटा है, एक थोड़ा बड़ा है, एक और बड़ा है, एक छोटा है और एक छोटा है, लेकिन अगर ये 5 अपने अपने हिसाब से काम करने से कोई काम नहीं बनेगा। इसलिए अगर ये 5 मिलके काम करे तो, प्रयास करे तो कुछ ना कुछ काम होगा, तो उससे कोई ना कोई फायदा पहुंचेगा। इसीलिए ये 5 लोग भी अपना अपना जिम्मेदारी को सोच समझ के ये करते हुए, एक दूसरे को मदद करते हुए, सब लोग मिलके आप जो ईसी के दौरान जो दिया गया जिम्मेदारी वो भी के ऊपर ये सारे 5 लोग मिलके अपना अपना जिम्मेदारी सही से निभाते हुए ईसी का जो दिया गया जिम्मेदारी को पूर्ति करना चाहिए।